This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। जी बच्चे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिलेटेड टू elasticities of demand and supply. And alhamdulillah, approximately we have completed approximately 80% portion of the elasticity of demand. And now we are going to जी बच्चे एक मिनट, मैं बिल्कुल इसको बताता हूँ। Now we are going to relate the topics that we have discussed earlier in our studies with our handouts. ठीक है जी बच्चे। जी मेरी आवाज क्लियर है? बच्चों की कुछ के मैसेज आए मुझे कि मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहला हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकंड टॉपिक से बात करनी है। आप लोगों के पास हैंडआउट्स हैं, जिनके पास नहीं है वो बुक्स होंगी, या बुक्स और हैंडआउट्स दोनों ही नहीं है तो फिर स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिएगा और कल हैंडआउट्स लास्ट में ले लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकंड वन टॉपिक। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई भी हुई है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या आपको याद होगा मैंने एक जनरल डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको। The percentage change in quantity demand to percentage change in price is called elasticity of demand. Got it? क्लियर है आपको बच्चे? इसके लिए हम सिंबल ये भी यूज कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या बच्चे हम इसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जी बच्चे सॉरी, या बच्चे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख देते हैं, कैपिटल पी कैपिटल ई और डी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे? इसके बाद बच्चे नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज की जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In case of price elasticity of demand, we use the formula proportionate change in quantity demand to proportionate change in price. Or we say that percentage change in quantity demand to percentage change in price. ठीक हो गया? दोनों यूज हो सकते हैं। ये वर्ड प्रोपोर्शनेट भी होता है, वर्ड परसेंटेज भी होता है। फर्क क्या है? अच्छा देखें बच्चे, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड, ये होगा प्रोपोर्शनेट। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ये हो जाएगा परसेंटेज। तो बात समझ में आ गई? इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फिर दोनों को हमें प्रोपोर्शनेट में लेना होगा या दोनों को परसेंटेज में लेना होगा। तो बच्चे ये अगर ऐसे लिखा जाए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड, तो ये होता है प्रोपोर्शनेट। सही हो गया? तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट। और इस सिचुएशन के लिए ये परसेंटेज। तो दोनों
इक्विवेलेंट गुड है, ये एक ही मेथड को प्रोपोर्शनेट भी बोल दिया जाता है और परसेंटेज भी बोल दिया जाता है। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। ठीक है, इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? इनकम के साथ होगा। एंड इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ये क्या है? रिलेटेड गुड्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप। आपको याद होगा रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में। हमने कहा था रिलेटेड गुड्स या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो अब इसमें क्या? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी प्राइस ऑफ बी, या इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। ठीक हो गया जी बच्चे? तो रिलेटेड गुड्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप के लिए हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करते हैं। इसके बाद बच्चे सेकंड वन टॉपिक इंटरप्रिटेशन, 2.2 टॉपिक है। इंटरप्रिटेशन के लिए याद है ना आपको, मैंने कहा था आंसर्स जहां पे बात समझ में ना आए मेरी, आपने मेरे से उसी वक्त सवाल पूछ लेना, वेट नहीं करना आपने। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइन। और वैल्यू हमें टाइप के बारे में बताती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप कौन सी। इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अच्छा बच्चे, वैल्यू के केस में 5 ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट वन, अगर आंसर 0 हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो ये होगी परफेक्टली इन इलास्टिक। याद है ना आपको ये बात? ये क्या होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेस देन 1 होगा तो इसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक। इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 तो यूनिट इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक, इसे सेंसिटिव भी कहते हैं। लास्ट वन, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक। रिवीजन चल रही है हमारी, ये बातें हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके होंगे, तो आपको बात समझ आ गई। तो 2.2 टॉपिक हमने पढ़ लिया होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, मैं इसकी रीडिंग करने लगा हूं, सुनिएगा। इलास्टिसिटी रेफर करती है सेंसिटिविटी को, रिस्पॉन्सिवनेस को, फ्रीक्वेंसी को डिमांड की प्राइस के चेंज होने की सूरत में। ठीक हो गया जी बच्चे? इलास्टिक का मतलब होता है ज्यादा सेंसिटिव, इनइलास्टिक का मतलब होता है कम सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। गॉट इट? मैं बात आपको समझा पाया हूं? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब नेक्स्ट वन है जी 2.3 टॉपिक। 2.3 टॉपिक, दीज आर मेथड्स, ये मेथड्स है जिनको हम इस्तेमाल करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड। 4, शाबाश। टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड, ये एक ही मेथड के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह से परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, इसी तरह से फॉर्मूला मेथड, और लास्ट वन आ गया जियोमेट्रिक मेथड। तो कितने मेथड हो गए? 4 मेथड्स। टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज, फॉर्मूला और जियोमेट्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम पहला मेथड शुरू करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड 2.3.1। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या जिसको हम टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, या जिसको हम टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। जी बात समझा पाया हूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? ये मेथड सिंपली कंपेयर करता है टोटल रेवेन्यू को, प्राइस और क्वांटिटी को, एक प्राइस लेवल पे टोटल रेवेन्यू को एक दूसरे प्राइस लेवल पे। ठीक है जी बच्चे? क्लियर हो गया?
और ये मेथड सबसे पहले किसने यूज किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। और वैसे भी आपको पता है डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट ज्यादातर किन्होंने डिस्कस किया हुआ है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा बच्चे, ये टेबल हमने इसका रिलेशनशिप बनाया था, प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 12, तो 4 into 12 विच इज इक्वल टू 48। अच्छा, प्राइस 6 हो गई, बढ़ गई, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 6 into 10 60, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। तो हमने इसकी 3 रिलेशनशिप्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था प्राइस अगर बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, प्राइस अगर कम होगी टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब है प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन तो कौन सी टाइप होगी? इन इलास्टिक, जिसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम मैंने लिखवाए थे अपने पास, लिख लीजिएगा। ये बात मैं लिखना भूल गया था, इसमें मैंने एडिशन करनी थी, आप सभी लिखिएगा। इन इलास्टिक, इसको इनसेंसिटिव भी कहते हैं, ठीक हो गया जी बच्चे, या इसे लेस इलास्टिक भी कहते हैं। ये अपने पास हैंडआउट्स में लिखते जाइएगा, और जिनके पास बुक्स हैं वो भी लिखते जाइएगा। लेस देन 1 होता है आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? बात समझा पाया हूं यहां तक? अच्छा बच्चे, इसी तरह से इसकी डायग्राम हमने बड़े डिटेल डिस्कस की हुई थी, और ये वही है, प्राइस डिक्रीज होगी रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज होगी रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस और रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सर एक बार जरा ऊपर कीजिएगा, वो नाम लिखने हैं। जी मैं ऊपर कर दिया जी बच्चे, जल्दी कीजिएगा, जब लिख ले मुझे आगाह कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हो गया सर, कर ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, ये देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और ये चेंज इन प्राइस। तो हमने देखे, हमने कहा था कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, याद है ना आपको ये बात? तो वो कौन सी टाइप होगी? इन इलास्टिक। क्लियर हो गया? इसके अलावा प्राइस में चेंज जितना भी आया, क्वांटिटी ने रिस्पॉन्ड उतना नहीं किया, क्वांटिटी ने रिस्पॉन्ड कम किया। तो इसका मतलब कि क्वांटिटी ने रिस्पॉन्ड फुली कंपनसेट नहीं किया, क्वांटिटी का रिस्पॉन्ड फुली कंपनसेट नहीं हुआ, क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम है एज कंपेयर टू प्राइस। बात समझ आ गई जी बच्चे? नेक्स्ट, अगला सेकंड वन है बच्चे, ये रिलेटिवली इलास्टिक। इसके भी बाकी नेम वो भी लिखिएगा। इसको हम सिंपल इलास्टिक भी कह सकते हैं, इसे हम सेंसिटिव भी कहते हैं, इसे हम मोर इलास्टिक भी कहते हैं, इसे हाईली इलास्टिक भी कहा जाता है। और इसके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? एज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस कंज्यूमर्स आर बाइंग लेस ऑफ द क्वांटिटी। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्राइस 4 है, कंज्यूमर इस प्राइस पे कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है? 12 यूनिट्स। तो 4 into 12 विच इज इक्वल टू 48। ये रिवीजन क्लास है, आपको पता है एक एक कैलकुलेशन हमने क्लास में की हुई है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, बात समझ में ना आए, हेजिटेट नहीं करना, मुझसे कह देना, मैं आपको कैलकुलेट करके भी सिखा दूंगा।
ठीक हो गया? आपको पता है ना ये रिवीजन क्लास, मैं तो इस अजम्पशन के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई हुई हैं, क्योंकि आपको याद है मैंने सिर्फ हैंडआउट से रेफर नहीं करवाया हुआ था, तो मैंने हैंडआउट से रेफर करवाना था। आज हमारी कल से कमिटमेंट हुई हुई है ये, ठीक है ना बच्चे? तो ये याद रखिएगा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, तो ये अगर प्राइस बढ़ गई 4 to 6 हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई। अब कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, अब क्वांटिटी डिमांड के कम होने से प्राइस बढ़ी 6, क्वांटिटी डिमांड कम होकर 6 हो गई, 6 into 6 36, टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया। प्राइस बढ़ी टोटल रेवेन्यू कम, प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है? प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है? टोटल रेवेन्यू के साथ। तो हमने यही बात कि अगर प्राइस, ये देखें, प्राइस अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो देखें प्राइस बढ़ी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, 4 हो जाए 6 to, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। शाबाश। तो प्राइस अगर डिक्रीज करे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है प्राइस का टोटल रेवेन्यू के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन का रिलेशनशिप। तो प्राइस एंड रेवेन्यू मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? सभी बातें समझा पाए हूं? अच्छा बच्चे, अब इस सिचुएशन में देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बच्चे, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो परसेंटेज इन प्राइस की निस्बत, तो कौन सी टाइप होती है? इलास्टिक। देखिएगा इन द गिवन डायग्राम, अब प्राइस में चेंज बहुत ही कम है एज कंपेयर टू क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है। और जो कर्व है, इस कर्व को हम क्या बोल रहे थे? फ्लैटर कर्व होता है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये लिखी नहीं हुई, ये आपने लिख लेनी है यहाँ पे अपनी बुक में, हैंडआउट्स पे लिख लेंगे बातें। स्टीपर होता है ये कर्व, इसे हायर क्वोशंट भी बोलते हैं, स्टीपर या हायर क्वोशंट, और इस सिचुएशन में इसको कहते हैं फ्लैटर। नोट कर रहे हैं ना मेरी सभी बातें? कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो? चलें जी, सर ये स्टीपर वाले का सेकंड नेम बता दें। हायर क्वोशंट। सर फिर फ्लैटर का लोअर क्वोशंट होगा? जी, उसके लिए वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन आपकी बात ठीक है, लॉजिकली तो यही होता है। ठीक हो गया जी बच्चे? जी, हो गया क्लियर? करूं Yes, फर्दर sir. मूव? आप सभी लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ हैंडआउट्स में या अपनी बुक्स पे या अपने रजिस्टर पे? लिख लीजिएगा। हैंडआउट्स नहीं है वो लिख लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह लेक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कल हैंडआउट्स लेके, तो आपने लिखना जरूर है अपने पास, ताकि जब आप रिवीजन करें ना, आपके पास हर चीज मौजूद हो और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। ठीक है जी? अब रीडिंग में दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है तो मुझे बता दें। इस स्टेज तक पहले हमने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को समझा था, अब हमने रीडिंग कर रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी बच्चे? इसको यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं और इसको यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगी। अच्छा बच्चे, प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स, 4 into 12 which is equal to 48। प्राइस बढ़ गई 6 हो गई, क्वांटिटी डिमांड तो कम होगी। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। अब आप मुझे बताइएगा 6 into 8 which is equal to 48।
और इसका सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया हुआ है, याद है ना? टोटल रेवेन्यू रिमेन्स सेम irrespective of that whether price increase or decrease। मैं लिख दूं ये बात? चले लिखता हूं, आपने ये बात नोट भी कर लेनी है। ठीक हो गया जी बच्चे? टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, या इसके लिए मैंने वर्ड आपको अनअफेक्टेड भी लिखवाया हुआ है, याद है ना आपको? ये सेंटेंस जब मैं आपको क्लास में लिखवा रहा था तो मैंने इसके लिए 3 बातें बोली। इसके लिए सेम भी बोलते हैं, इसके लिए अनअफेक्टेड भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? सेम रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, या एक दफा एमसीक्यूज में आ चुका हुआ है, क्या वर्ड यूज किया हुआ है? अनचेंज्ड। ठीक है जी बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम, अनअफेक्टेड, अनचेंज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। इस बात से कतई नजर कि प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे अब ये देखिएगा बच्चे, यहाँ पे हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर percentage change in quantity demand is exactly equal to the percentage change in price। इसकी डेफिनेशन याद है ना आपको? तो इस सिचुएशन में क्या, कौन सी टाइप थी? यूनिट इलास्टिक। तो हम कहते हैं इसका कर्व नीदर स्टीपर नॉर फ्लैटर, ना ही स्टीपर है ना ही फ्लैटर। नीदर स्टीपर नोर फ्लैट, ना ही स्टीपर है ना ही फ्लैटर है। तो इसको हम एक और भी बात कहते थे, नीदर इलास्टिक नोर इन इलास्टिक। जी बच्चे यहां तक क्लियर हो गया? ठीक हो गया? अब ये यस पढ़िएगा, सर। डिक्लाइन हो या इंक्रीज हो प्राइस का, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए क्वांटिटी डिमांड, टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले जी बच्चे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, इसका ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको समझना। ठीक है जी बच्चे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब अगली बात ये देखें, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। यहां से ये टेबल आपके सामने, आपने तवज्जो करनी है। देखिए प्राइस थी 4 रुपीज, यूनिट कितने सेल हो रहे थे? यूनिट कितने सेल हो रहे थे? 12। शाबाश। टोटल रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है? 48। अच्छा देखिए प्राइस के बढ़ने से यूनिट कम नहीं सेल हो रहे अब मार्केट के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली ये कंपनसेट हो रहे हैं प्राइस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि प्राइस भी तो बढ़ गई है ना। अगर यूनिट कम बिक रहे हैं उसको कंपनसेट कर दिया प्राइस के इंक्रीज करने से, और टोटली कंपनसेट किया, जिससे हमारा टोटल रेवेन्यू अनअफेक्टेड रहा। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये पूरी बात यही है। इसको पढ़ भी लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ठीक हो गया? चलो जी बच्चे नेक्स्ट।
ये समरी इलास्टिक percentage change in quantity demand is greater than percentage change in quantity demand greater है percentage change in price। अब देखें अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए तो टोटल रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये इंपैक्ट किसका लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू का। अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज कर जाए प्राइस कम हो जाए तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर जाता है। तो कौन सी टाइप हुई, इलास्टिक हुई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है प्राइस का टोटल रेवेन्यू के साथ। ये समरी बनी हुई है। इसी तरह से यूनिट इलास्टिक, इसमें हमने कहा था इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा अगर प्राइस बढ़ जाए टोटल रेवेन्यू अनचेंज, प्राइस कम हो जाए टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड। तो वही बात, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो जाए टोटल रेवेन्यू सेम रहता है, अनचेंज रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। थर्ड वन एंड द लास्ट वन इन इलास्टिक, इसका मतलब हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। अच्छा अगर प्राइस बढ़ जाए टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, प्राइस कम हो जाए टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाता है। प्राइस और टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये समराइज किया हुआ है, ये समरी बनी हुई है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे आप लोगों को? कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहते हो? सर ये इन इलास्टिक वाली बात रिपीट कीजिएगा। जी इन इलास्टिक वाली मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। बच्चे देखें हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज हुई टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। जैसे कि टेबल पे हमने डिस्कस किया था कि प्राइस 4 रुपीज है, यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं 12, टोटल रेवेन्यू हो गया 48। प्राइस बढ़ गई 6 हो गई, डिमांड कम हो गई 10 यूनिट, लेकिन 6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेवेन्यू 60 बन जाएगा। अब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू प्राइस के बढ़ने से बढ़ गया, प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा अब अगर प्राइस 6 से कम करके 4 कर दें, क्वांटिटी डिमांड 10 से बढ़ के 12 हो जाती है, आंसर तो 48 आ गया। इसका मतलब है प्राइस कम हुई टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया। प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इन केस ऑफ इनइलास्टिसिटी। ठीक हो गया जी बच्चे, क्लियर हो गया? यस सर। चले जी बच्चे, अगला मेथड है बच्चे परसेंटेज। जी जी सर ये इनमें किसी में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं ना होता? होता है, सभी पे होता है। खुदारा माफी दे दीजिएगा, सभी पे अप्लाई हो रहा है। ना करें, यही तो बात समझा रहा हूं मैं पहले टाइम से। अब देखें इधर देखें, प्राइस 4 है, यूनिट्स कितने डिमांड किए जा रहे हैं 12। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कम नहीं हो गई। लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, उसी के अकॉर्डिंगली तो है। जी ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट में देखिएगा, अगले में प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड है 12 यूनिट्स, प्राइस बढ़ के 6 हो गई, क्वांटिटी डिमांड कम नहीं हो गई। लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, कम होगी, कम हो गई। अगेन यहाँ पे देखें, प्राइस 4 से 6 बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, 8 हो गई। लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हो रहा है, बट हम कंपैरिजन प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर से कर रहे थे, जिससे आप कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूजन नहीं लेनी, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? माफी मांगनी है अल्लाह से। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कोई मसला नहीं है। आपने अच्छी बात है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई, आपने उसी वक्त सवाल पूछा। अगर किसी और को भी कंफ्यूजन है उसी वक्त सवाल पूछिएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जाम्स में गलती ना हो सके आपसे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट मेथड। जी 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 सर ये जो हम सारी इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी देखेंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड के बाउंड्री में रहते रहते देखेंगे? जी जी उसी की अकॉर्डिंगली हो रही है ना, बिल्कुल एप्लीकेशन उसके पैरेलल है। और सप्लाई की भी ऐसे होगी?
बिल्कुल ऐसे ही है, सप्लाई की तो बहुत आसान है। अब तो जब डिमांड समझ में आ गया तो सप्लाई तो कुछ भी नहीं है। इसके पहले एमसीक्यूज ना कर लें, जितना हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ परसेंटेज मेथड से पहले पहले वाला। ठीक है, ठीक है सर। चलें जी। जी फ्लैटर और स्टीपर का कर्व मैंने बताया था, ये कर्व है, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये कर्व है फ्लैटर। फ्लैटर कर्व जब बनता है तो प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है। ठीक हो गया, ये फ्लैटर के केस में होता है। और प्राइस के केस में चेंज, प्राइस में चेंज कम है, ये फ्लैटर। अच्छा, अगर स्टीपर की बात करें तो स्टीपर के केस में क्या है, क्वांटिटी में चेंज कम है बट प्राइस में चेंज ज्यादा है, तो कर्व कौन सा है, स्टीपर है। ठीक है, वो करीब करीब इन इलास्टिक है, ये देखिएगा। अब जब भी चेंज आएगा प्राइस में चेंज ज्यादा होगा, क्वांटिटी में चेंज कम होगा इन केस ऑफ स्टीपर। बट फ्लैटर के केस में प्राइस में चेंज कम होगा बट क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। ये तो मैथ्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ये आपको वैसे ही पता होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ कर्व विद अ कांस्टेंट स्लोप? कौन सा कर्व ऐसा है जिसकी स्लोप कांस्टेंट होती है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है या नहीं होती? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है जी बच्चे, लेट्स सपोज ये कर्व है डिमांड का, y एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, x एक्सिस। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब देखें इसके, ये y में चेंज और x में चेंज, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लें y में चेंज और x में चेंज सेम होगा, y में चेंज और x में चेंज सेम होगा। ठीक हो गया ना? तो ये स्लोप क्या होती है हमेशा, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। स्लोप तो ऐसे कैलकुलेट होती है। तो अब इसकी स्लोप है भी क्या, नेगेटिव है, और होगा कैसे, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप में जितना y का चेंज हो x का चेंज उसके अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शन से होता है। इसी वजह से इसकी स्लोप कांस्टेंट रहती है। जी बच्चे, बात समझा पाया हूं मैं आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? चले जी सर ये डायग्राम दोबारा समझाइएगा। जी, ये डायग्राम बच्चे स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हम उसका चेंज लेते हैं वर्टिकल एक्सिस का और हॉरिजेंटल एक्सिस का। वर्टिकल एक्सिस नोमिनेटर में, हॉरिजेंटल एक्सिस डिनोमिनेटर में। उसकी रेशो को कहते हैं उस स्लोप, उसकी स्लोप उस कर्व की स्लोप कहलाती है। नेगेटिव का साइन इस वजह से आया क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, और ऐसी स्लोप जो लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो वो नेगेटिव होती है। और बाकी स्लोप का आंसर किसी भी स्टेज पे किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, वो एक कांस्टेंट रेशियो है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट स्लोप होती है। जी बच्चे, बच्चे एमसीक्यूज नंबर 5th वन वैसे क्लास में डिस्कस किया हुआ है, मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा, क्या आंसर है इसका? बी, टोटल सेविंग। जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। अच्छा, एमसीक्यू 6-1 हो चुका हुआ है, मैं फिर भी करवा देता हूं आपको, रिवीजन हो जाएगी इसको समझाते हुए। हमने पढ़ा था कि अगर एक गुड की प्राइस 10% से फेल कर जाए तो उसकी अजम्पशन हमने ली थी, हमने कहा था प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड और टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। हमने अजम्पशन ये ली थी कि अगर प्राइस 100 है, अगर प्राइस 10% से फेल कर जाए तो प्राइस है 100, इसका 10% लेता हूं
10% कितनी फिगर होगी, इसकी फिगर हो जाएगी 10 रुपए। सॉरी, इसको मैं जरा ना शॉर्ट कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो 10 रुपए कर दूं, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी फिगर, बड़ी नहीं रहेगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ले जी, ये हो जाएगी। वैसे वो भी गलत नहीं है वो भी ठीक, लेकिन मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। 10 का 10% लिया, 1 रुपया आ गया। अच्छा, अब अगर कीमत 10 रुपया है, उसमें से 1 रुपया माइनस कर दें तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 रुपीज। ये होगी प्राइस 9 रुपीज। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब नेक्स्ट कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर भी 10% से फेल कर गए। अब टोटल एक्सपेंडिचर 10% से फेल कर गए, उसकी भी एग्जांपल हम उस बात को भी समझ लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट वन के केस में हम क्या देते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपए के, तो क्वांटिटी डिमांड भी कितने यूनिट्स होगी? 10 ही होगी। 10 इंटू 10 100 हो गया। अब टोटल रेवेन्यू 10% से डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू अगर 100 है, इसका 10% ले, कितनी फिगर बनेगी? 10 रुपए। अब 100 रुपीज में से 10 रुपीज माइनस कर दें, आंसर हो जाएगा 90। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया या टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 90 के। ऐसा ही है जी बच्चे। और आपको पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? प्राइस को इक्वल टू के दूसरी साइड पे मूव करवाना होगा। तो वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू है 90, प्राइस कितनी है? 9, तो यूनिट्स कितने हो जाएंगे? यूनिट्स हो जाएंगे 10। ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब डेफिनेशन याद करें जो मैंने आपको क्लास में लिखवाई है। मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी इनइलास्टिक के केस में? when quantity demand do not respond at all, when quantity demand do not respond at all to a change in price, जब प्राइस में चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे, तो इस ऐसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये क्या आंसर है? परफेक्टली इनइलास्टिक। जी बच्चे, मैं समझा पाया हूं आप सब लोगों को? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी, सब लोगों को समझ आ गई बच्चे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। 6th एमसीक्यूज भी हो गया बच्चे हमारा। अच्छा बच्चे, 8th एमसीक्यूज है। 8th एमसीक्यूज, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इनइलास्टिक, अगर डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है। अच्छा, अब आपको पता है प्राइस इनइलास्टिक है तो प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन। तो प्राइस अगर राइज करेगी, टोटल रेवेन्यू भी राइज करेगा। प्राइस अगर फॉल करेगी, टोटल रेवेन्यू भी या टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? अब ये ऑप्शन कौन सी ठीक है आपने बतानी है। देखिए, प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, प्राइस गुड की राइज करे, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस। बताएंगे बात ठीक है? प्राइस बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ये ऑप्शन। शाबाश, ये ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्राइस गुड की राइज कर रही है, टोटल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, ये बात तो गलत है। प्राइस अगर राइज कर रही है, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्राइस गुड की कम होगी, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। अगर प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू अनअफेक्टेड, ये यूनिट के केस में होता है, ये बात ठीक नहीं है। तो ये 8th आंसर, 8th एमसीक्यूज का आंसर ए है। सबको समझा पाए हो? अल्फा आंसर है बच्चे इसका। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, नेक्स्ट वन। जी 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 सर, जैसे आपने ये एमसीक्यू जब बताया है, इसमें आपने कहा प्राइस के बढ़ने से ये जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये इनइलास्टिक है, जी ऐसे ही है जी। तो अगर हम इससे ऊपर वाला एमसीक्यूज देखें तो उसमें भी देखिए वो कह रहा था कि प्राइस जो है फेल कर रही है तो रेवेन्यू भी फेल कर रहा है। तो अगर इस तरह देखिए कि प्राइस के फेल होने से रेवेन्यू फेल हो रहा है तो वो भी तो इनइलास्टिक बनता है। फिर ये परसेंटेज पे उसने कैलकुलेशन करवा दी है, इसका रिलेशनशिप परसेंटेज के साथ बनवा दिए। यहाँ पे प्योरली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेशंस करवा रहा था हमसे।
और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो फिर हमने जनरल रूल अप्लाई कर देना उसमें। कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? जनरल रूल। जब इंफॉर्मेशन देगा तो फिर हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट। अच्छा, ये एमसीक्यूज वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैंने रिवाइज नहीं करवाया लेकिन कर सकते हैं। कल हमने बड़ा डिटेल क्लास में डिस्कस किया है। इंफीरियर गुड है इनकम के लिहाज से, आपको पता है ना, इनकम के लिहाज से गुड या तो नॉर्मल होती है या इंफीरियर होती है। अब आपने मुझे बताना है इसकी इनकम इलास्टिसिटी का साइन क्या होता है हमेशा। इंफीरियर गुड के केस में साइन क्या होगा इनकम इलास्टिसिटी? नेगेटिव 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 होगा। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें। ये बता रहा है, जो आप आंसर दे रहे हैं ना, ये इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 11। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इलास्टिक हो। प्राइस इलास्टिक है तो बात करते हैं। प्राइस अगर इंक्रीज करेगी टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा। प्राइस डिक्रीज करेगी टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। ठीक है जी बच्चे। अच्छा देखिए, प्राइस इलास्टिक है, फॉल इन प्राइस कौन सी ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है। प्राइस फॉल करे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। देखिए, सेल बढ़ जाएगी, बात ठीक है, बात ठीक है, ठीक है ना। राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, ये भी बात ठीक है, लेकिन फॉल इन सेल ये नहीं ठीक, फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर ये भी ठीक नहीं है। तो 1 and 3 ये दोनों बातें ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन हुई? सर 3 वाली है 1 and 3 वाली। हाँ, 1 and 3 वाली ए ऑप्शन हो गई ना। ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। अच्छा जी, ये परसेंटेज का मेथड है, वैसे हम कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है। परसेंटेज में कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन की हुई है हमने। तो देखिएगा, इंशाल्लाह आपने मुझे इसका आंसर दे देना। जरा एक दफा ना मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखने लगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब देखें, हमारे पास आंसर में गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर है 0.2। हमसे कहा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 5%। अब आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जरा मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक्सट्रैक्ट। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आ गई जी? जी, कैसे है जी? 0.2 विच इज इक्वल टू ये x की फिगर, ये 5%। तो x का आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1%। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा होगा, ये ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुम। ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें जी। चले, एमसीक्यूज नंबर 14, ये भी आप कर सकते हैं। अज्यूम दैट फॉल इन प्राइस, अज्यूम करना है कीमत कम हो गई 10 रुपए से 9 रुपए। अच्छा, अब मैं टेबल बनाता हूं। प्राइस 10 रुपए से 9 रुपए हो गई और सेल 100 यूनिट्स से बढ़ के 110 यूनिट होगी। आप जरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर दीजिएगा मुझे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बच्चे, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। अच्छा, और इसके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने आंसर कैलकुलेट करना है प्रॉपर। इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया होगा वही यूज करना है। Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2। ये फॉर्मूला यूज करना है आपने।
तो बच्चे Q2 की फिगर है 110 माइनस 100, P2 की फिगर है 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय P1 है 10 प्लस 9 ओवर Q1 है 100 प्लस 110। सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, क्या आंसर है? मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको भी कैलकुलेट करके बता देता। -0.904 जी क्या फिगर बताइए जी आपने? सर -0.904। जी ठीक हो गया जी बच्चे, ये -0.9, तो इसका आंसर यही है -0.9, ये आंसर है इसका। यहाँ पे आंसर लिखते हुए मिस्टेक हुई है, ये आंसर है इसका -0.9। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप ठीक कर लीजिएगा अपने पास, ये ए ऑप्शन। ठीक है जी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, आपने करेक्ट कर लेना अपने पास। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट। जी ठीक है, यूनिटी वो लिख दिया, मैं उसकी रीजन बताऊंगा आपको, मैं उसकी रीजन बताऊंगा, अभी फिल वक्त आप इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड मेजर फॉर मेजरिंग डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी, आपने यही करना है जो मैंने बताया, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर पॉइंट का मेथड यूज करें ना, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो फिर इसका आंसर यूनिटी आता है, पॉइंट के मेथड से यूनिटी आता है। लेकिन आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है, हमने एवरेज यूज करना है, पॉइंट का मेथड यूज नहीं करना। पॉइंट का मेथड तब यूज करना है जब स्मॉल चेंज होगा। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट के अंदर ये जरा एमसीक्यूज नंबर 16 और एमसीक्यूज नंबर 17, इन दोनों का जरा मुझे आंसर बताइएगा जल्दी से, 16 और 17। Standard measure for measuring demand and supply elastic is standard measure for measuring demand and supply elastic is standard measure unity 1. The income elastic demand for income inferior good negative अली भाई ये माइक ऑफ कर दो यार। जी बच्चे माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा जी। स्टैंडर्ड मेजर क्या है? यूनिटी। शाबाश, बिल्कुल सही, ये आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम अगर इंफीरियर हो, इनकम अगर इंफीरियर हो तो साइन बताना। शाबाश, एक्सीलेंट, साइन होगा नेगेटिव, साइन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक सर है जी एक बार बच्चे। जो 16 वाला एमसीक्यू है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। जी बच्चे, जब भी बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं तो बेस हम प्राइस को लेते थे, कल भी मैंने समझाया था, कल एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसका आंसर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.636, तो मैंने कहा था ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का आंसर है। इसकी बेस हम क्या अज्यूम करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हुए क्या कहेंगे कि अगर प्राइस में चेंज या इनकम में चेंज 1 का आएगा तो क्वांटिटी डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करेगी? 0.636 से। तो इसकी बेस क्या होती है, या इसका स्टैंडर्ड में ये क्या हम यूज करते हैं? यूनिटी 1 यूज करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। जी ठीक है सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एमसीक्यूज नंबर 19। मेरी आवाज नहीं सुनती। जी बच्चे, रिमेन्स सेम, सेम रहे, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, कौन सी टाइप है जी? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है जी, शाबाश, बिल्कुल सही, यूनिटरी इलास्टिक, सही हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी तो बच्चे टाइम भी नहीं हुआ, पहले ही छुट्टी। अच्छा बच्चे, इफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड,
प्राइस में चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना आए, तो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? बताएं मुझे, जल्दी से बताएं, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, शाबाश, इक्वल टू 1। क्या होगा? इक्वल टू 1। ठीक है जी बच्चे, ठीक कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं मैं? जी बच्चे मुझे बताइएगा। जनाब आपने सही नहीं पढ़ा, आपने सही नहीं पढ़ा, इसको जरा अच्छे तरीके से पढ़े, अब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं कह देना, ये आप लोगों के कहने पे मैंने टिक किया हुआ है। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड, क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है, हमने कहा क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज रहे, क्वांटिटी डिमांड ना चेंज करे, जब उसकी प्राइस चेंज कर दे तो जो कोफिशिएंट होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो क्या होगा? स्मॉलर देन 1। ये ऑप्शन है जी बच्चे, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है जी। समझ आ गई थी बात की? आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड रहे, ये बात याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू अनचेंज की बात नहीं कर रहा है। अब याद करें जरा, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई हुई है पांचों की पांचों, याद है ना आपको? जी, क्या डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी बच्चे आपको? हमने कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं जी बच्चे, हमने क्या पढ़ा था? व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या क्वांटिटी डिमांड डू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू अ चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, चेंज ही नहीं हो रही, प्राइस चेंज हुई जा रही है, तो याद करें क्या टाइप लिखवाई थी? परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना? उसके इसमें लेस देन 1 है ना आंसर, स्मॉलर देन 1 होता है, ठीक है जी बच्चे, इनइलास्टिक के केस में स्मॉलर देन 1। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आप कंफ्यूज करके, आपको याद होगा हमने कहा था टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम, यहाँ पे तो टोटल रेवेन्यू की तो बात ही नहीं की, समझ आइए ना? तो आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्मॉलर देन 1। ठीक है जी बच्चे, सर कंफर्म नहीं हुआ, दोबारा सर एक बार। कंफर्म नहीं हुआ? और जनाब हमने डिस्कशन की हुई है, डेफिनेशन आपको याद है, मैंने आपको लिखवाई हुई है, वो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। When quantity demand do not respond at all to a change in its price is called perfectly inelastic। ठीक है जी, अब क्या चेंज नहीं हो रहा? क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। अब देखें यहाँ पे इस सवाल में भी क्या कह रहे हैं हम? क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स अनचेंज, क्वांटिटी डिमांड चेंज ना हो। अच्छा, वो दूसरी सिचुएशन में हमने कहा था यूनिटरी तब होती है जब टोटल रेवेन्यू सेम रहे, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का जिक्र कर रहे हैं इस सवाल में, कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी डिमांड का कहा है कि क्वांटिटी डिमांड चेंज ना हो। ठीक है जी बच्चे, अब समझ आ गई है जनाब आपको? जी सर। जी, और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ये परफेक्ट इनइलास्टिक में इलास्टिक डिमांड 0 होगी। इसकी ऑप्शन ये होती है कि परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दी हुई, तो आंसर क्या होगा? स्मॉलर देन 1 ही है ना, 1 से तो कम ही है ना, 1 से जी कम सर। कितना कम है ये, लेकिन 0 स्मॉलर देन 1 है। ओके सर, हो गया। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं? ये कर सकते हैं क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो सकता है सॉल्व। ये क्वेश्चन 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28 हो सकता है। 28 का तो अभी आंसर बता दे मुझे, जल्दी से बताएं। व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज, फॉर्मूला मेथड, व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेट। शाबाश शाबाश, बाकी लोग नहीं बता रहे अभी तक, बाकी लोगों का अभी तक रिस्पांस नहीं आया। शाबाश, बिल्कुल सही नूरुलैन, सही हो गया जी बच्चे। कश्यप ने भी ठीक बताया, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देख लें बच्चे, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर कोई मुश्किल बात है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड के लिए हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, तो बच्चे ये देख लें कितने मुश्किल एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव। गुड। शाबाश, नेगेटिव। एक्सीलेंट। और सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? पॉजिटिव। 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 एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये होमवर्क है बच्चे, आपका होमवर्क, आपने सॉल्व करना है इसको। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था। चलें, सर बाकी ये हम जो 30 वाला एमसीक्यूज है, जी जी, उसमें गिवन गुड्स का क्या मतलब है सर? अभी गिवन गुड को अभी इग्नोर कीजिएगा, गिवन गुड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। ओके सर। गिवन गुड एक एक्सेप्शन होती है। गिवन गुड के केस में होता है कि वो गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाए प्राइस के बढ़ने से। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे डिटेल समझाना होगा, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये किसी टॉपिक में आपको समझा के फिर ये एमसीक्यूज पे सॉल्व करवाऊंगा जी बच्चे। बफर स्टॉक का भी बताऊंगा इस चैप्टर के एंड पे। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के सभी एमसीक्यूज हमारे मुकम्मल हो चुके होंगे। कोई एक भी रहता होगा तो आपने मुझे आगे फर्दर मूव नहीं करने देना, ठीक है ना। तो बफर स्टॉक हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे डिटेल जी। बच्चे, कल की क्लास का टाइम मुझे बताइएगा। कल की क्लास मैंने करनी है, अभी फिल वक्त मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ क्लास। कल की क्लास का टाइम आप लोग सोच लें। मैंने थोड़ा सा, मेरा भी प्लान है, मैं चाह रहा हूँ जरा अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के साथ क्लास रख लूं। ठीक है, तो अभी परसेंटेज मेथड बच्चे जरा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ने कोई एक्चुअल हमें फिगर कैलकुलेट करके नहीं दी थी। परसेंटेज मेथड हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। परसेंटेज मेथड क्या करता है? हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। और ये रेशो होती है जिसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, जिसे हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, ये आप लिख भी लीजिएगा साथ नाम। ठीक हो गया जी बच्चे। ये डेफिनेशंस हैं तीनों। वही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिपीट हो रही है ये बात। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इनइलास्टिक होगी। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यूनिट इलास्टिक हो जाएगी। यहां तक बच्चे, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस यूज करते हैं। ठीक है जी बच्चे। अब ये डिफरेंट टेबल्स, वही टेबल्स, वो टेबल बनाया और आपके सामने कैलकुलेशन की हुई है। जो क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया था एग्जैक्टली वैसे ही हैंडआउट्स में सॉल्व किया हुआ, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, जो मैंने भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन रीड आउट की है। क्या बच्चे? अगर प्राइस डिक्रीज करेगी रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस इंक्रीज करेगी रेवेन्यू डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब प्राइस का टोटल रेवेन्यू के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से बच्चे इनइलास्टिक के केस में भी ये दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल ये है, दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाई, वही टेबल
एज इट इज उसी तरह से कैलकुलेशन आपके सामने है और ये उसका आंसर है। नेगेटिव का साइन बता रहा है कि प्राइस में क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। 0.45 बता रही है कि ये इन इलास्टिक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? बात समझ आ गई? चले ऐसा कीजिएगा, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी रिमेनिंग पोर्शन कल संडे है बच्चे, कल फिर भी क्लास लेनी है मैंने। कल संडे है, मुझे फिर भी आप लोगों की क्लास लेनी है। जो हमने जितना भी रिवाइज करना है वो 2 दिनों में कर लें, ठीक है ना? आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। टाइमिंग बच्चे हमारे पास ऐसा करते हैं, कल टाइमिंग रख लेते हैं 11:30 से 12:30 तक। ठीक हो गया जी? 11:30 से ऑनवर्ड 12:30। बच्चे मेरी सुबह क्लास है, या तो मेरी सुबह क्लास है 8:30 से ऑनवर्ड, 8:30 से ऑनवर्ड 11:30 तक मेरी क्लासेस है। मेरी 2 क्लासेस है। तो या जिस तो टाइम मर्जी कर ले, हम वेले ही हैं। इससे पहले का कोई टाइम या इसके बाद का कोई टाइम, ठीक है? सर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। ये टाइम हो जाएगा 11:30 से 12:30। ठीक हो गया? हम 1 आवर की हम क्लास रख लेंगे। वो सर से आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं भी रिक्वेस्ट कर लूंगा, तो फिर हम कोई टाइम और मैनेज, यही टाइम हमारा डिसाइड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 11:30 से 12:30। सर ने टाइम मेंशन किया आपका? सर ने आपका टाइम मेंशन किया मैथ्स की और अकाउंटिंग की क्लास का? नहीं मेंशन किया। ठीक है, नहीं मेंशन किया तो आप फिर उन्हें बता दें कि ये टाइम हमारा डिसाइड हो गया इकोनॉमिक्स का, आप इस टाइम पे क्लास ना रखिएगा, ठीक है? वो इंशाल्लाह कर लेंगे जी। रिवीजन क्लास हमारी, जो रिवीजन क्लास है वो हमारी रेगुलर टाइम पे वो 8 o'clock होगी। वो रिवीजन नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसी चैप्टर की रिवीजन की बात कर रहा हूँ जो मुझे आपको हैंडआउट से रेफर करवाना है। ये जो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हो सका, कुछ हद तक मैंने रिवाइज करवाया है, बाकी रह गया, वो मैं कल आपको रिवाइज करवा के अगर मुझे वक्त मिला तो आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाकी जितना हमने पढ़ लिया वो वही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। सर ये कल ऑनलाइन है ना? जी कल ऑनलाइन ही है। मंडे का पता नहीं है, मंडे की शायद कोई फिजिकल क्लास का प्लान ना हो, वैसे कल ऑनलाइन क्लास ही है हमारी। ठीक है जी? नहीं, मंडे को भी ऑनलाइन है। मंडे को भी ऑनलाइन है? चलें जी, मुझे नहीं फिर इस चीज के बारे में इल्म। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चे, टाइम डिसाइड हुआ है 11:30 से 12:30। पता क्या है, 12:30 के बाद नमाज का फिर टाइम हो जाता है 1 बजे। फिर वो ये है कि अगर मैं 1 बजे का टाइम रखूंगा तो फिर वो सूटेबल नहीं होता। फिर तो आप बेहतर है 11:30 से 12:30 तक कर लें। अगर 5-10 मिनट थोड़े से ऊपर हो भी गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी बच्चे? और वैसे भी कल संडे है, मुझे भी थोड़े बहुत काम हो सकते हैं ना। चले, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आप ही की मान रहा था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।